1985 की है, जब सुप्रीम कोर्ट ने चर्चित शाह बानो केस में गुजारा भत्ता देने का ऐतिहासिक फैसला लिया। लेकिन तब की राजीव गांधी सरकार ने इस फैसले को संसद में कानून बनाकर पलट दिया था और यह पहला मौका था जब देश में समान नागरिक संहिता की मांग ने जोर पकड़ लिया। तब बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का विरोध किया था, लेकिन संसद में संख्या बल बीजेपी के पास नहीं। लेकिन अब केंद्र और ज्यादातर राज्यों में उसी बीजेपी की सबसे मजबूत सरकारें हैं, जिसने मुस्लिम पर्सनल लॉ का सबसे ज्यादा विरोध किया। कुछ दिन पहले उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने कॉमन सिविल कोड लागू किया, तो अब बीजेपी का गढ़ गुजरात ने भी इसी ओर कदम बढ़ा दिया, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि सारे फसादों का एक ही तोड़, सिर्फ एक कोड। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। देश में समान नागरिक संहिता कानून यानी कि यूसीसी लागू करने की पहल उत्तराखंड ने तो की, लेकिन अब गुजरात ने भी उसकी ओर कदम बढ़ा दिया। गुजरात की बीजेपी सरकार ने यूसीसी लाने के लिए एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई करेंगी। इस कमेटी में 5 सदस्य हैं जो लोगों से बात करेगी और अलग अलग वर्गों से राय लेकर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। तो यह बड़ा कदम गुजरात सरकार की तरफ से और इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है, यानी कि यूसीसी पर जो रिपोर्ट तैयार करेगी उस कमेटी का गठन कर दिया गया। पीएम मोदी ने देश से सिविल कॉमन कोड का वादा किया था और उत्तराखंड के बाद गुजरात उस वादे को पूरा कर रहा है। आज गुजरात की भूपेंद्र सरकार ने क्या किया वो आपको बताते हैं डिटेल। भूपेंद्र सरकार ने यूसीसी के लिए 5 सदस्यों की कमेटी का ऐलान किया और इस कमेटी की प्रमुख सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई हुई और यह कमेटी अलग अलग धर्म, समुदाय और वर्गों से यूसीसी पर राय लेगी। इसके बाद 45 दिनों के भीतर कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। सरकार रिव्यू के बाद विधानसभा में यह रिपोर्ट पेश करेगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य में यूसीसी कानून लाया जाएगा। अहमदाबाद में आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस कमेटी के गठन का उन्होंने ऐलान खुद ही किया। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवा। वैसे आपको पता ही है कि यूसीसी का नाम आते ही तमाम तरह के विरोध और तर्क दिए जाने लगते हैं, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि आखिर इस कानून के आने से देश को क्या फायदा होगा, हमें आपको क्या फायदा होगा। 5 पॉइंट आपको समझाता हूं, बताता हूं कि इससे क्या फायदा होने वाला है देश को। दरअसल यूसीसी समानता और समान अधिकार देगा हर नागरिक को, क्योंकि अभी अलग अलग धर्म में अलग अलग सिविल कानून है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन में शादी तलाक के अलग अलग नियम हैं, लेकिन यूसीसी का उद्देश्य धर्म से हटकर, धर्म से ऊपर उठकर सभी को समान कानून और समान व्यवस्था देना है। इसके अलावा यूसीसी महिलाओं के अधिकारों के लिए भी बेहद जरूरी। अभी शादी, तलाक और संपत्ति के अलग नियमों से भेदभाव दिखाई देता है। अलग नियम से महिलाओं के अधिकारों पर चोट होती है, लेकिन यूसीसी से सभी धर्मों की महिलाओं को समान हक मिलता है। और इसी तरह से यूसीसी देश में धार्मिक एकता बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी भी। अभी अलग अलग पर्सनल लॉ से टकराव दिखाई देता है, अलग अलग नियम से समाज में बिखराव भी दिखाई देता है, लेकिन यूसीसी से समाज की एकता, सहिष्णुता बढ़ेगी। यूसीसी समाज की कुरीतियों में बड़ा प्रहार होगा और परंपरा के नाम पर कुरीतियों का खात्मा भी होगा। इससे बाल विवाह, असमान संपत्ति बंटवारा जैसे विवाद खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा कई ऐसे प्रथा जो नहीं होने चाहिए उसका समापन भी हो जाएगा। प्रथा के नाम पर महिलाओं से जो भेदभाव हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। साथ ही सभी के लिए समान न्याय की व्यवस्था हो जाएगी और यूसीसी से सभी धर्मों के लिए समान कानून होगा। इससे देश में न्याय व्यवस्था में
पारदर्शिता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान कानून होगा, ताकि हर व्यक्ति एक ही तरह के कानून से अपने लिए हर समस्या का समाधान ढूंढे। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने उत्तराखंड में बनाए गए यूसीसी कानून की तारीफ की है। हालांकि क्या उत्तराखंड जैसा ही यूसीसी कानून गुजरात में भी लागू होगा, इस पर फिलहाल अभी कुछ उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन खास बात यह है कि जस्टिस रंजना देसाई उत्तराखंड में यूसीसी के बनाई गई कमेटी में शामिल थी और हमारे संवाददाता हितेन बिठलानी ने गुजरात के गृह मंत्री से बात भी की। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए गुजरात के गृह मंत्री हर्ष भाई संघवी, उन्हीं से बात करते हैं। एक ऐतिहासिक फैसला, दूसरा राज्य बनने जा रहा है गुजरात यूसीसी लागू करने में, क्या कहेंगे? यूसीसी संविधान की भावना है। यह राज्य में समरसता एवं समानता स्थापित करेगा। खासतौर पे गुजरात के सभी नागरिकों को एक समान हक मिले, उस दिशा में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने एक डिटेल्ड रिसर्च करने के लिए एक समिति की रचना की है। सर, ये समिति सभी धर्म के लोगों से, गुरुओं से, स्कॉलर्स से मिलेगी, बातचीत करेगी? देखिए, ये समिति का हमेशा से कोई भी इस प्रकार के कानून बनते हैं तो सभी लोगों को मिला जाता है। इसी दिशा में ये समिति भी सभी लोगों को मिलेगी, सबके। तो जैसा कि उत्तराखंड में यूसीसी आते ही सियासत शुरू हो गई थी, ठीक उसी तरह से गुजरात में भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। क्या हो रहा है, जरा देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से आदिवासियों को, पीड़ितों को परेशान करने का सोच रखा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से हमारी जो संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी में अलग अलग तरह के व्यवहार होते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि पूरे आदिवासी समाज और जिसको भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड मुश्किल ला रहा है, उनके भाजपा के नेताओं को सामने आना चाहिए। गुजरात में यूसीसी लागू करने के लिए लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इससे पहले देवभूमि में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा चुका है। दरअसल उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बना। मुख्यमंत्री धामी ने ucc.uk.gov.in पोर्टल का लोकार्पण किया था। आपको बता दें कि 7 फरवरी 2024 को विधानसभा से विधेयक पारित किया गया था। 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति से विधेयक को मंजूरी मिली। 14 मार्च 2024 को नियमावली बनाने का फैसला लिया गया और 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी समझाते हैं कि इससे उत्तराखंड में क्या बदल गया है। उत्तराखंड में मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है यूसीसी के बाद। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन भी जरूरी हो गया है और इसके लिए भी एक लंबी प्रक्रिया है। वहीं पति पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी पूरी तरीके से बैन हो गई, यानी बिना तलाक लिए कैसे भी दूसरी शादी नहीं की जा सकती। सभी धर्मों में पति पत्नी को तलाक का समान अधिकार दिया गया है। इसके अलावा सभी धर्मों में बेटा बेटी को संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है। साथ ही मुस्लिम समुदाय में हलाला और इद्दत की प्रथा पर रोक का फैसला लिया गया है, यानी कि यह कानून जब आ गया है तो अब इद्दत हो या फिर हलाला हो, ये तमाम जो प्रथाएं हैं वो निरस्त हो गई, अब वो हैं ही नहीं, समझ लीजिए। एक बड़ी खबर यह भी है कि राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, जहां धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया गया है। वसुंधरा राजे सरकार 2 बार इस तरह का बिल पेश कर चुकी थी, लेकिन तब वो सफल नहीं हो सकी थी। लेकिन अब भजनलाल सरकार ने इसे पास कराने का बीड़ा उठाया है। इस बिल में जबरन धर्मांतरण, बहला फुसलाकर, धोखे या अन्य किसी तरह का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ सख्त प्रावधान किया गया है। यह गैर जमानती अपराध माना जाएगा। खास बात यह है, इस विधेयक के तहत कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन कराएगा या विवाह कराता है तो न्यायालय सुनवाई के बाद उसे अमान्य घोषित कर सकता है। इस बिल में प्रावधानों के जरिए केवल लव जिहाद पर ही
निशाना नहीं साधा गया है, बल्कि अनुसूचित जाति या आदिवासी व्यक्ति का भी धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में 10 साल तक की सजा और 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान। नाबालिग के मामले में भी यही प्रावधान रखा गया है। नहीं, बिल्कुल बहुत आवश्यक था और उस पे भी सत्र के मुझे लगता है आखिरी सप्ताह में वो बिल भी पास होने की संभावना है। बहुत अच्छा काम है, बहुत आवश्यक है। ये सारे बदलाव लाना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने विश्वास जताया है, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया है और पूरी तरह से मोदी जी की गारंटी कामयाब होगी। वो जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। बड़ी खबर यह भी है कि महाराष्ट्र में भी मंत्री नीतीश राणे एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में। राणे ने अपने भाषण में समुदाय विशेष को चेतावनी देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी विचारों की सरकार है और धर्मांतरण पर सबसे कठोर कानून महाराष्ट्र में लाया जाएगा। यानी कि राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र में भी इस बात की चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में पहले धर्मांतरण कानून आ चुका है, यानी कि महाराष्ट्र में भी धर्मांतरण पर जल्द कठोर कानून लाने की तैयारी की जा रही है। आपको सुनवा जिहादी जे काय वळवळ करतायत ते लोकांना एकदाच कळलं पाहिजे की सगळे हिंदुत्वाचे बाप आता सरकारमध्ये बसले। कुठल्याही माझ्या हिंदू बहिणीला अगर वाकड्या नजरेने पाहिलं तुम्ही तर आमचे पोलीस जो करतील ते करतील आणि चुकल अगर तुम्हाला बेल भेटली तर मी दरवाजावर उभा राहीन तुमचा कार्यक्रम करण्यासाठी। उगाच वळवळ आमच्या राज्यामध्ये आता करायची नाही। जे काय तुम्हाला प्रेम प्रकरण करायचे करा, आम्ही कोणाच्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये घुसणाऱ्यापैकी नाही आहोत, पण प्रेमाच्या नावाने हिंदू बहिणींशी बोलायचं आणि मग तिचं धर्मांतर करण्यासाठी प्रयत्न करायचा, जोर जबरदस्ती करायची। नीतीश राणे महाराष्ट्र में धर्मांतरण पर सख्त कानून लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यूपी में यह कानून पहले से ही आ चुका है। यूपी में जो कानून है उसके बारे में भी आज जान लीजिए। दरअसल यूपी में 2021 में धर्मांतरण पर कानून पारित किया गया था, जिसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया था। लेकिन जब योगी सरकार ने कानून में संशोधन किया तो अब विदेशी साजिश पर जो सजा बढ़ा दी गई है, यानी कि विदेशी अगर कोई साजिश होती है तो उस पर सजा ज्यादा हो गई है। विदेशी साजिश या विदेशी एजेंसी के साथ मिलकर धर्मांतरण का खेल रचने वाले दोषियों को 14 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया। हालांकि इस मामले में अधिकतम 20 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। साथ ही 10 लाख रुपए की आर्थिक जुर्माने का प्रावधान भी इस कानून में है। यूपी में ये अपराध भी गैर जमानती है, यानी कि यूपी में अगर आप धर्मांतरण के मामले में पकड़े जाते हैं और आप पर आरोप साबित हो जाते हैं तो आपको जमानत नहीं मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम का यूसीसी और धर्मांतरण पर एजेंडा बहुत क्लियर है। बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी को लागू किया जा रहा है, साथ ही अवैध धर्मांतरण पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। कई बीजेपी शासित राज्यों में अवैध धर्मांतरण पर सख्त कानून बन चुका है और कई राज्यों में कठोर कानून बनाए जाने पर चर्चा जोरों पर है। ऐसे में देखना यह होगा कि टीम मोदी के एक्शन प्लान पर विपक्ष का नया पैंतरा क्या होगा।